फाइनली आते हैं कैपिटल मार्केट पे, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। भाई मेरा तो फेवरेट है, बिकॉज कैपिटल मार्केट के अंदर मैं तुम्हें अलग ही लेवल पे समझा सकता हूं अगर तुमने अकाउंटेंसी वगैरह पढ़ रखी है तो। देखो यार, वो जो तुम सुनते हो ना, डेट, इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, भाई ये रहा तुम्हारा कैपिटल मार्केट, इसी के अंदर होता है। तो पहली चीज तो पिन पॉइंट करने वाली क्या है, ये मार्केट है लॉन्ग टर्म फंड्स का। अगर तुम्हें लंबे वक्त के लिए पैसा उठाना है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पैन ऑफ से 5 to 25 ईयर्स का स्पैन जो है तुम्हारा, अगर इसके लिए तुम्हें पैसा उठाना है, कैपिटल मार्केट इज द प्लेस। नाउ कैसे उठा सकते हो, या तो बोरिंग्स कर लो, डेट ले लो, उधारी ले लो लंबे वक्त के लिए 5, 10, 15 साल के लिए, या फिर इक्विटी, अपनी ओनरशिप शेयर कर लो, और ओनरशिप के बदले में जो तुम पब्लिक के साथ शेयर करोगे ओनरशिप, उसके बदले में तुम्हें पैसा मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। बीइंग अ कंपनी पैसा मिलेगा। तो या तो इक्विटी के थ्रू, शेयर होल्डर्स फंड के थ्रू पैसा रेज कर लो, या तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के थ्रू पैसा कर लो, या तो मार्केट से उधारी ले लो, या फिर पब्लिक को क्या दे दो, शेयर होल्डिंग दे दो, ओनरशिप दे दो, और उसके बदले में पैसा उठा लो। तो ये दो तरीके होते हैं। नाउ कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स इसके अंदर आ जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब देयर आर मेनी सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन रेज द फंड्स। जैसे शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज तुम्हारा हो गया, फॉर इक्विटी फंड्स हो गया, फॉर डिबेंचर्स हो गया, वहां से पैसा उठाने के लिए। बट डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स हो गए, अगर तुम्हें लोन उठाना है तो वो उसके लिए यहां पे बात चल रही है। तो ये बेसिकली हो गया कैपिटल मार्केट। ना उसका सबसे पहला कैटेगराइजेशन आता है प्राइमरी मार्केट, जहां पे तुम पहली बार पैसा रेज कर रहे हो, लाइक इससे पहले कभी तुमने पैसा रेज नहीं किया। इफ यू आर रेजिंग मनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मार्केट। नाउ प्राइमरी मार्केट में तुम क्या ध्यान रखोगे, ध्यान दो, यहां पे डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज विच आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। बता ही दिया भाई ने तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू। इसके अंदर नया इशू, शुद्ध बिल्कुल गर्मा गर्म इशू होता है, इससे पहले कभी इशू नहीं किया गया, पहली बार इशू हो रहा है। भाई आज तुम्हें कॉमर्स के अंदर बहती हवा सा था वो का प्राइम एग्जांपल देगा। बहुत ही क्रिंजी हो गया, लेकिन सुन लेना, क्योंकि तुम्हें आज तक कभी नहीं, किसी ने नहीं बताया होगा मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू का मतलब क्या होता है। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू का सिंपल मतलब है कि तुमने किस तरह से न्यू इशू को मार्केट में फ्लोट कराया। फ्लोट कराया मतलब मार्केट में लेके गए, मार्केट तक पहुंचाया, उसको एक्चुअल में हमारे कॉमर्स में टेक्निकल टर्म दिया जाता है फ्लोट करा देना। बोलते ना आग की तरह फैला दो क्या खबर को, ऐसे ही न्यू इशू को फैला दो। फ्लोटेशन का मतलब वही है, बहा दो मार्केट में ताकि कोई भी वहां से खरीद सके। सो ये होता है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू इन प्राइमरी मार्केट। कौन कौन से आखिर मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप नए नए बाजार में शेयर्स इशू कर सकते हो, जिसमें से पहला आता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस और इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी आईपीओ। प्रोस्पेक्टस या आईपीओ के तहत अब कंपनी क्या करेगी, जरा ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कंपनी छापेगी गर्मा गर्म किताब। कोई गर्मा गर्म किताब है क्या अपने पास ऐसी गर्मा गर्म? अपन ने एंटरप्रेन्योरशिप की नई बुक ली थी ना, जरा दो तो वो दिखाएं तो, अपन बच्चों को, पब्लिक को दिखाना जरूरी है। नॉट स्पॉन्सर्ड है, नॉट स्पॉन्सर, वो पतली दे दे, उस वाली दे दे, स्पॉन्सर तो कोई भी नहीं है। तो जे पतली सी किताब देखिए, CUET की है, CUET की किताब है मेरे भाइयों ये, वैसे नॉट स्पॉन्सर्ड, मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने दिखा दी। वैसे मेरा कोर्स जल्दी आने वाला है अबाउट CUET, तो मैंने कहा वही स्पॉन्सर कर दे। देख रहे हो तुम क्या शानदार तरीके से स्पॉन्सरशिप दी है मैंने अपने कोर्स की, CUET की, जो जल्दी आने वाला है। तो इसके अंदर क्या हुआ, देख रहे हो तुम कितनी फैंसी बुक बनाई है। देखो अब कंपनी को भी तुम्हें रिझाना है, ऐसा थोड़ा ना कि कंपनी में तुम ऐसे पैसा दे दोगे। रखियो जरा जल्दी से। तो जो तुम कंपनी को रिझाना चाहते हो, तुम क्यों रिझाओगे, कंपनी जो तुम्हें रिझाना चाहती है ऐसे बढ़िया बढ़िया कलर्ड फोटो वाली बुक देती है तुम्हें। उसके अंदर ना ये प्रोस्पेक्टस कहलाता है, वो बुकलेट समझ लेना पहले, है ना। वो प्रोस्पेक्टस है, कंपनी नया इशू लेके आ रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब पहली पहली बार पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। इसके अंदर कंपनी एक बढ़िया सी बुकलेट छापेगी जिसको नाम देगी प्रोस्पेक्टस। उसके अंदर कंपनी बड़ा चढ़ा के अपने बारे में बताएगी, गुणगान करेगी, सूरज बना होगा, बढ़िया शेडोज निकल रही होंगी, उजाला निकल रहा होगा, पहाड़ बने होंगे, एंड हमारे फ्यूचर गोल्स और विजन बनाए जाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बढ़िया बढ़िया फोटो लगी होंगी सूट पहन के। उसके अंदर फिर कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का कैसा कैश फ्लो है, सब बताया हुआ होगा, ताकि तुम इंप्रेस हो कंपनी से और कंपनी में पैसा लगाओ। ये कहलाता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। सो यहां पे क्या बोला गया, इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक थ्रू, माफी चाहूंगा मैंने 2 बार रिपीट करके रखा, मैं यहां पे काट देता हूं, ठीक है। इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक थ्रू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। वो बुकलेट को देखो और वहां से पैसा आ जाए। प्रोस्पेक्टस मेक्स अ डायरेक्ट अपील टू इन्वेस्टर्स। ये प्रोस्पेक्टस जो होते हैं ये इन्वेस्टर्स को बहुत एकदम से अपील करते हैं, बिकॉज वहां पे वो रिपोर्ट देख सकते हैं ना कि अच्छा कंपनी ऐसा परफॉर्म करे, वेरी गुड, रिपोर्ट कार्ड है भैया कंपनी का, वो मतलब देख देख के लाइक क्या शानदार कंपनी परफॉर्म करी, हमारा पैसा भी बढ़ाएगी, ऐसे देखने में मजा आ जाता है, ठीक है। उससे कैपिटल रेज करने में उन्हें आसानी हो जाती है। तो उन्होंने बोला भी है टू रेज कैपिटल थ्रू एन एड, एडवर्टीजमेंट के थ्रू इन द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। अब वो एड कहीं भी दे सकते हैं,
जिसके बाद तुम ये ऐड दिया, कंपनी पैसा मंगवा रही है, वहां बढ़िया शानदार ऐड था, तुमने उसमें फिर प्रोस्पेक्टस वगैरह मंगवाया, इनकी मैगजीन वगैरह देखी और आईपीओ में लगा दिया। ऑनलाइन लगाना पड़ता है, तुमने आराम से पैसा लगा दिया। पेटीएम वेटीएम के साथ भी तो यही हुआ था अभी, जिसने लगाया सत्यानाश हो तुम्हारा, मतलब गए, डूब गए पैसे उसमें। कंपनी ने इश्तेहार निकाला, कंपनी ने मैगजीन में तक छाप दिया। गृह शोभा सुना तुमने? गृह शोभा, तुम्हारी सखी सहेली, ऐसी 2-3 मैगजीन आती है, उसमें तक आर्टिकल आया कि भैया आईपीओ आ रहा है। अब आएगा क्यों, क्यों महिलाएं नहीं लगाती, तुम हंस रहे हो हैं। फिर उसके बाद बाकी सारी जगह भी आया, लाइक कहाँ कहाँ आया, चंपक, चंपक तो तुमने देखी होगी, चंपक पढ़ी कि नहीं पढ़ी तुमने, है उसमें भी आया था आईपी, तो ठीक है बेटा, सब में आया। अब इन सब में सोचो कंपनी ने कितना पैसा खर्च कर दिया होगा उस एडवर्टीजमेंट को निकालने के लिए। फिर प्रोस्पेक्टस बढ़िया, वो जो मैं तुम्हें मैगजीन सी दिखाई, मतलब अपनी ओसवाल वाली बुक जो दिखाई, वैसी अच्छी खासी मैगजीन्स भी छपी, उनके ऊपर कितना खर्चा किया होगा। मतलब एक मार्केट गुडविल क्रिएट करने के लिए और मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करने के लिए कितना पैसा खर्च कर दिया, और कंपनी को उसके लिए कितनी फ्लोटेशन कॉस्ट उठानी पड़ी होगी। दिखाया ना, फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू, फ्लोट करी तुमने न्यू इशू मार्केट में, उसकी लागत लगी होगी, तो वो फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाई होगी, वो कंपनी ने भरी होगी बेटा, अपनी जेब से भरी होगी। और ये एडवर्टीजमेंट्स और ये जो 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने चलते हैं, कंपनी अच्छा खासा पैसा लगाती है। तो इतना पैसा लगाने से अच्छा है पब्लिक से ही पैसा उठाना है ना। एक काम करो, ब्रोकर को पकड़ लो, इंटरमीडियरी को पकड़ लो, कोई बीच के बंदर को पकड़ लो, सबसे बेस्ट है। टेंशन ही नहीं लेना, ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, ये बहुत कम हो जाती है। तो यहां पे सिंपल तरीका है, ऑफर फॉर सेल। यहां पे क्या करा जरा देखो, मैं यहीं से समझा देता हूं, वरना तुम बोलोगे बाबूजी इससे नहीं समझा आपने। सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक इशूइंग हाउसेस और स्टॉक ब्रोकर्स। इशूइंग हाउसेस का मतलब होता है बेटा, ऐसे काफी सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इशूइंग हाउसेस का मतलब समझना, ये बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ये काम करते हैं। मतलब हो सकता है कि स्टॉक ब्रोकर्स हो या फिर इशूइंग हाउसेस हो, जो इंटरमीडियरीज की तरह एज अ कंपनीज भी काम करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ब्रोकर्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो होते हैं वो इशूइंग हाउसेस का काम करते हैं, मतलब वो तुम्हारा काम कर देंगे इशू करने का, जो भी तुम्हारी सिक्योरिटीज है, शेयर है मार्केट में जो इशू करनी है। तो ऑफर फॉर सेल में 2 स्टेप्स होती हैं। पहले कंपनी, ये जो इशूइंग हाउसेस बैठे हैं या ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, पहले इनको बेचेंगी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, फिर ये जो ब्रोकर्स हैं, ये जो इशूइंग हाउसेस हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, ये बेचेंगे जनरल पब्लिक को एट अ हायर प्राइस, और वो अपना प्रॉफिट वहां पे काउंट करेंगे। एंड अच्छी कंपनीज जो होती हैं, वेल नोन कंपनीज जो होती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, उनके शेयर्स तब भी बिकते हैं, हायर प्राइसेस पे भी बिकते हैं। भले पब्लिक को पता होता है कि शेयर्स आर एट हायर प्राइसेस, बट स्टिल पब्लिक बायज, बिकॉज पब्लिक जानती है कि इन शेयर्स की वैल्यू आगे चल के दुगनी होनी है, 4 गुनी होनी है, 10 गुनी होनी है। तो यहां पर चलता है, ठीक है। ये मत सोचना कि फिर कौन खरीदेगा, सब खरीदते हैं बेटा, क्योंकि अगर 50 रुपए का था, पब्लिक को 60 का पड़ रहा है, तो पब्लिक क्यों खरीदेगी? क्योंकि पब्लिक को मालूम है 60 का 600 होगा एक टाइम बाद, इसलिए पब्लिक खरीदती है। तो दूसरी चीज बोली है, यहां पे हो गया यही वही चीज बोली, कंपनी सेल सिक्योरिटीज टू इंटरमीडियरी ब्रोकर एट एन एग्रीड प्राइस। कंपनी और ब्रोकर के बीच में एग्रीड प्राइस हो जाता है कि किस प्राइस पे ब्रोकर खरीदने को तैयार है और कंपनी बेचने को तैयार है, वहां पे ये डील हो गई। फिर क्या हुआ आगे, ब्रोकर ने क्या किया, रीसेल कर दिया इन्वेस्टर्स एट हायर प्राइसेस। इन्वेस्टर्स यहां पे किसको बोला गया, अब यहां पे मीनिंग चेंज हो गया, यहां पे मैं बात कर रहा हूं पब्लिक इन जनरल। पब्लिक को मार्केट में बेच दिया जाता है इन्हीं सिक्योरिटीज को। तो 2 स्टेप हो गया, पहले कंपनी बेचेगी इंटरमीडियरीज को, इंटरमीडियरीज बेचेंगे पब्लिक को। आगे की राह आसान होना। अब तुम देख रहे होगे कि मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, देयर इज अ रीजन, बिकॉज मैं तुम्हें ऑलरेडी ऑफर फॉर सेल समझा चुका हूं। अब तुम्हें उसमें पता है कि कंपनी कॉस्ट बचा रही है, फ्लोटेशन कॉस्ट बचा रही है, एंड दिस इज वन मोर मेथड टू सेव द फ्लोटेशन कॉस्ट। लिस्टिंग में पैसा खर्च करना, अंडरराइटर्स को पैसा देना, लीगल फॉर्मेलिटीज में पैसा देना, ये भी बच जाएगा। प्लस यहां पे वो भी डर निकल जाता है कि पब्लिक इन जनरल खरीदेगी या नहीं, बिकॉज अपन इसमें पब्लिक इन जनरल को बेच ही नहीं रहे शेयर्स, या इवन इंटरमीडियरीज जो हैं वो पब्लिक के पास लेके ही नहीं जा रहे इन शेयर्स को। यानी ऑफर फॉर सेल जो मैंने पढ़ा है उसमें मैंने बोला था पब्लिक के पास जाते हैं, बस ये होता है कंपनी इंटरमीडियरी को देती है और इंटरमीडियरी पब्लिक को बेचती है। यहां पे भी वही चीज है, कंपनी इंटरमीडियरी को बेचेगी, लेकिन इंटरमीडियरी सिर्फ कुछ स्पेशल क्लाइंट्स को ही बेचेगी। ध्यान देना मेरे भाइयों, यहां पे वो जो स्पेशल क्लाइंट्स होते हैं वो हो सकता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या फिर जनरल इंश्योरेंस। ऐसे कुछ जो सिलेक्टेड क्लाइंट्स होते हैं उन्हीं को ये दिया जाता है। अगेन दिस इज अ कॉस्ट कटिंग मेथड, इसमें कॉस्ट बचा ली जाती है। और इसमें क्या किया जाता है,
सिंपली उठाया, इट रेफर्स टू अ प्रोसेस इन विच सिक्योरिटीज आर अलॉटेड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। बस यहां पे इंटरमीडियरी क्या करेगा, वहां पे पब्लिक जाने की जगह जैसे ऑफर फॉर सेल में गए थे उसको कर्टेल कर लेगा, उसको रोक लेगा, और जो सिलेक्टेड उसके प्रीमियम क्लाइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को वो सिक्योरिटीज इशू करेगा। लेकिन इस पे ना सेबी की थोड़ी कड़ी नजर होती है। अगर कोई पूछ ले, मान लो 2 मार्कर्स में तुम्हें आ जाता है कि कहीं पे भी ऐसा कुछ तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करें कि सेबी की सबसे कड़ी नजर कहां होती है, वो एक्चुअल में इसी पे होती है, प्राइवेट प्लेसमेंट पे, बिकॉज यहां पे धांधली के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर आता है राइट इशू। अब राइट इशू का मतलब क्या हुआ, तुम्हें पहले वो समझाना पड़ेगा ना। तो तुम किसी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तुमने कंपनी के पहले से, हो सकता है 3 4 5 साल पहले डाउन द लाइन तुमने शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं। अब वही कंपनी एक नया मेजर प्रोजेक्ट लेके आ रही है मार्केट में कि हम तो दुनिया पलट देंगे, दुनिया बदल देंगे हम, और अब ये हमारा नया प्रोजेक्ट है और इसके लिए हम नई कैपिटल रेज कर रहे हैं। अब क्योंकि तुम पहले से उत्तराधिकारी हो, मतलब इंग्लिश बोलता हूं, यू आर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, तुम पहले से ही कंपनी के शेयर होल्ड करते हो, तो ये कंपनी के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि पहले तुमसे पूछें। तो राइट का मतलब ये हुआ यहां पे अधिकार है बेटा तुम्हारा। अगर कंपनी मार्केट में शेयर इशू करने जाती है तो सबसे पहले तुमसे पूछेगी, ये तुम्हारा अधिकार है, दैट इज व्हाट राइट इशू इज। तो जितना भी तुम शेयर कंपनी में होल्ड करके बैठे हो उसी के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली तुमसे पहले पूछा जाएगा, सर जी हम नए शेयर इशू कर रहे हैं, क्या आप खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? अब ऐसा नहीं कि तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा उन शेयर्स के लिए, एब्सोल्युटली तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, तभी वो राइट इशू है। अधिकार है कि आपको पहले ऑफर किया जा रहा है, वरना तुम्हें क्या लगेगा, यार मेरे पास शेयर्स थे, अब इन्होंने और आम जनता को भी शेयर इशू कर दिए, वो और मैं तो बराबर आ गए, मतलब अभी तो अब तुम बराबर हो गए ना। तो राइट इशू क्या करता है, तुम्हारे अधिकार को ऊपर रखता है। तो तुम्हें यह न लगे कि इंफीरियोरिटी आ गई, तुम्हारे शेयर्स कम हो गए, सबसे पहले तुमसे पूछा जाएगा तुम्हें खरीदना है खरीदो। तो तुम्हारा स्टेटस जो है, स्टेटस को जो है वो तुम्हारा बना रहेगा, और जो नए शेयर होल्डर्स आएंगे उनके पास कंपैरेटिवली कम शेयर्स होंगे, क्योंकि शेयर्स खरीदने पे लिमिटेशन होती है, और तुम पहले से शेयर्स लेके बैठे हो, और जब नए शेयर इशू हो रहे हैं तो तुम्हारा अधिकार है और शेयर खरीदने का, तो तुम्हारे पास डबल द क्वांटिटी हो जाएगी, बिकॉज यू आर एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। तो अगर फ्रेश इशू भी हो रहा है तो उसमें से पहले अधिकार तुम्हें दिया गया, दैट इज राइट इशू। तो यहां पे तुम्हें इस चीज का फायदा हो जाता है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या बोला गया। इशू इन विच न्यू शेयर्स आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ताकि उनका स्टेक जो है उसको बचाया जा सके, उनका जो अधिकार जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का वो बचाया जा सके। उन्हें ये ना लगे कि कुछ 4 दिन पहले नए आए हुए लोगों का स्टेक जो है हमारे बराबर हो गया है, उन्होंने भी शेयर खरीदे, वो भी हमारे बराबर बैठे हुए, तो पहले उनसे पूछ लिया जाता है। मान लो अगर तुम्हें नहीं खरीदना है तो फिर क्या, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो बाकी ऑफर करेंगे पब्लिक को, उनसे लेंगे पैसा, मतलब शेयर्स उनको इशू करके उनसे पैसा लेंगे, लेकिन पूछेंगे तुमसे, फिर तुम हां करोगे ना करोगे वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो यहां पे आगे बोल दिया गया इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी पोजेस, यानी क्या हुआ, तुम्हारे पास जितने शेयर्स ऑलरेडी हैं उसके अकॉर्डिंग्स में ही तुमसे पूछा जाएगा। टेंशन मत लेना, ये पीडीएफ वैसे भी डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड होगी, तुम्हें मिली जाएगी। मतलब अगर तुम्हें कभी कुछ ना बनना हो तो ईआईपीओ मत बनना, क्योंकि ये वही है कि किसी चीज को इलेक्ट्रॉनिकली इशू कर दो, बल्कि है ये वही जो आईपीओज होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या प्रोस्पेक्टस वाला, अगर उसी को तुम इलेक्ट्रॉनिक वे में, ऑनलाइन वे में करते हो तो वो ईआईपीओ बन जाता है। मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, दैट्स इट। कंपनी प्रपोजिंग टू इशू कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, वाह, बस इट्स आईपीओ मेड ऑनलाइन, दैट्स इट। फाइनली आते हैं अपन सेकेंडरी मार्केट पे। सेकेंडरी मार्केट जो है वो तुम्हारा कहलाता है स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती है। मतलब देखो, फालतू में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने लिखा है अगर उतना भी मीनिंग तुम्हें पता है, मोर देन एनफ है। 40 मार्क का पेपर है, 100 का नहीं है, उसके अकॉर्डिंग करना प्लीज, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट अपना स्टॉक मार्केट है, परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होती है यहां पे, दे आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक प्लेसेस होते हैं, एंड बोथ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस। मतलब स्पेसिफिक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो है, दे आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक प्लेसेस, वहां से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज करी जाती है। वैसे खैर वो ब्रोकर्स के थ्रू ऑनलाइन करी जाती है आज के टाइम पे, बट डेफिनेशन में, मीनिंग में है, तो हमें पता होना चाहिए। समराइज कर लें स्टॉक एक्सचेंज मतलब, फाइनली देख लें एक बार, और इसको भी। तो स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूशन है, प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कौन सी, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को, समझ में आई गया था। फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी दैट इज शेयर, डिबेंचर्स एटसेट्रा। अब उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, तुम उस पर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर सकते, तुम उस पर बहस नहीं कर सकते, बस इतना ध्यान रखो भैया इंस्टीट्यूशन है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, मीडियम, वही कंपनी हो गए, इन्वेस्टर हो गए, बीच में कौन स्टॉक मार्केट, अपना स्टॉक एक्सचेंज। तो वो क्या कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म कर रहा है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए, और एक्सचेंज होती है सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा इत्यादि।
अब यहां पर गलती मत करना, क्योंकि अगर तुम्हें फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज नहीं पता तो पता नहीं क्यों अंदर से धक धक हो रही है कि इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। एंड कई बार हम कुछ जो टॉपिक्स एक्सपेक्ट नहीं करते ना, उनमें से ये है कि यार तो बहुत लिमिटेड पढ़ा रहा हूं और बहुत लिमिटेड तरीके से पढ़ना भी, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, फुल मार्क्स है, कोई एक्स्ट्रा हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला हो गया यहाँ पे इकोनॉमिक बैरोमीटर, मतलब अगर आज के टाइम पे आपको किसी भी नेशन की तरक्की देखनी है, आपको स्टॉक मार्केट से देखने को पता चल जाएगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं। शेयर्स की प्राइसेस तभी बढ़ती है जब कंपनी ग्रो हो रही हो, तो शेयर्स की प्राइसेस बढ़ना यानी पूरा स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। अगर स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो दैट मींस कंपनी ग्रो हो रही है, यानी कंपनी में प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, आउटपुट अच्छा हो रहा है, जीडीपी कंपनी की बढ़ रही है। ये पूरा इकोनॉमिक बैरोमीटर कौन बताता है? स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज ऑल कंपनीज आर लिस्टेड अंडर स्टॉक एक्सचेंज, जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है ऑब्वियसली, जो कि बड़े लेवल पे अच्छा खासा कैपिटल लेके बैठी है वो कंपनीज। सो एक रिलायबल बैरोमीटर है टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी ग्रो कब होंगी? जब उनका प्रोडक्शन ग्रो होगा, जब उनकी मार्केट गुडविल ग्रो होगी, जब पब्लिक का फेथ उनके ऊपर होगा, दैट मींस फाइनेंशियली दीज कंपनीज आर डूइंग जस्ट फाइन। फिर आ जाते हैं राइज एंड फॉल इन द शेयर प्राइस इंडिकेट्स द बूम और रिसेशन साइकिल। अगर राइज आ रहा है शेयर प्राइसेस में, दैट मींस हमारे इंडिया में प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है, हमारे इंडिया में कंपटीशन अच्छा चल रहा है, पीपल इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लोग जो हैं, आम जनता जो है वो पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एवरीथिंग इज अ ग्रीन सिग्नल। हर चीज ग्रीन दिखा रहा है कि लोग पैसा लगाना चाह रहे हैं, लोग शेयर मार्केट में ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग कंपनीज में ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग उसमें चाहते हैं पैसा लगाना। कोविड टाइम में क्या हुआ था? लोगों ने पैसा निकालना चालू कर दिया था, शेयर मार्केट ड्रॉप होना चालू हो गया था। क्यों हुआ था ऐसा? बिकॉज देयर वॉज अ फियर इन माइंड ऑफ द पीपल, उनको लग रहा था कि उनका पैसा डूब सकता है, सो वो रिसेशन था। अभी मैंने किसकी बात की? बूम की बात की। जस्ट कोविड के बाद जब मार्केट हिट हुआ, सारे शेयर प्राइसेस ऊपर जाने लगे, एंड दैट इज द बूम पीरियड बिकॉज पीपल आर ट्रस्टिंग द शेयर मार्केट। फिर आगे आ जाते हैं प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। शेयर मार्केट जो है वो हेल्प करता है सिक्योरिटीज को वैल्यू करने में, ऑलरेडी एक्सप्लेन ये चीज, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिस शेयर की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है, उसकी प्राइस बढ़ेगी, बिकॉज कंपनी अच्छा कर रही है तो बढ़ेगा भैया, नहीं अगर कंपनी अच्छा कर रही तो भैया प्राइस गिरेगी, जैसे पेटीएम के शेयर की प्राइस गिरी थी। फिर सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आर वैल्यूड हायर। जो प्रॉफिटेबल हैं, जो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, जो मार्केट में बहुत अच्छा कर रही हैं, जिनकी सेल्स अच्छी खासी है, जिनके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, जिनकी कॉस्ट बहुत लिमिटेड है, वो वाले शेयर्स, वो वाली सिक्योरिटीज प्रॉफिटेबल होती हैं और वो मार्केट में काफी अच्छा करती हैं। एक शेयर्स की एक टिप देना चाहूंगा तुम्हें, क्योंकि इतना कुछ पढ़ा ही रहा हूं तो व्हाई नॉट। देयर इज अ शेयर्स बाय द नेम शिवा सीमेंट। मैंने 1 साल पहले बच्चों को बताया था, एंड उस शेयर की प्राइस 11 रुपए थी, एंड आज उस शेयर की प्राइस नियर अबाउट शिवा सीमेंट की 64 चल रही है। एंड तुम में से जो भी है अगर इंटरेस्टेड हो तो इसको ले लेना, बिकॉज जैसे 1 साल पहले जब मैंने बताया था तो 11 थी, आज 64 है। कुछ सालों में इसकी प्राइसेस नियर अबाउट 200 रुपीज जाने वाली है। सो इफ यू वांट टू अर्न अ वेरी गुड मनी आउट ऑफ एनी शेयर, बाय शिवा सीमेंट। एंड रिसर्च मेरा क्या है? फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। आज की चीजें मत देखना, वरना देखोगे शिवा सीमेंट तो लॉसेस में जा रहा है, इट्स नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स। बट द थिंग इज, this is the beauty about share market, profitability is not everything, sometimes it is about future growth as well. next function आता है, like कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ ये जो स्टॉक एक्सचेंज को बनाया गया है that is for the safety of transactions only. obviously आप अपना पैसा लगा रहे हो, आप अपनी सेविंग्स लगा रहे हो, आप उसको चैनलाइज करना चाहते हो कि वो इन्वेस्टमेंट्स बन जाए, बट दैट शुड बी सिक्योर्ड इनफ, तभी तुम पैसा लगाओगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है स्टॉक एक्सचेंज की? ट्रांजैक्शंस तुम्हारे सेफ हैं। द कंपनी इज लिस्टेड टू हैव ऑपरेटेड विद इन द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब जो कंपनी लिस्टेड होती है वो कभी फ्रॉड नहीं निकल सकती, बिकॉज उनके पीछे पूरा अच्छा खासा बैकअप होता है, लीगल फ्रेमवर्क होता है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड कंपनीज होती है, एवं कोई भी अपने शेयर्स लिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। दिस इंश्योर्स सेफ्टी ऑफ डीलिंग। इससे ये हो जाता है कि इवन इफ यू आर बाइंग शेयर्स ऑफ सम कंपनीज, वो आपका पैसा सिक्योर्ड है। बस हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कुछ शेयर्स की वैल्यूज घटती बढ़ती तो है। अब वो चीज तुम सेबी पे नहीं डाल सकते कि हर शेयर की वैल्यू बढ़नी ही चाहिए। सो दैट इज योर ओन नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड योर स्टडी, उस पे मत जाना। बट हाँ फ्रॉड नहीं होगा कभी तुम्हारे साथ व्हेन इट कम्स टू शेयर मार्केट। फिर आता है कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं। इवन मैं भी अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा तो मैं भी चालाक हूं। मैं क्या चाहूंगा? अभी जो कंपनी बढ़िया कर रही है, अभी जो कंपनी ग्रो कर रही है, पैसा लगाओ और शानदार तरीके से लगाओ। एंड ऑब्वियसली मैं फ्यूचर को सोच के लगा रहा हूं, बट मे भी हो सकता है डाउन द लेन, जैसे अदानी के शेयर्स में थोड़ा बहुत फॉल आया था प्राइसेस के, बिकॉज बरखा दत्त मेरे ख्याल से न्यूज़ एंकर है ना, बरखा दत्त ही है ना, आई डोंट नो बरखा दत्त है या कौन है, उन्होंने कुछ आर्टिकल लिख दिया अदानी के खिलाफ में, एंड अदानी गैसेस के प्राइसेस जो थे वो डाउन जाने लगे। एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, मेरे को पैसा निकालना जरूरी है, उस शेयर से पैसा निकालना जरूरी है, एंड मैंने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया।
एंड फिर मैंने पैसा किसी और वैल्यूएबल शेयर में लगा दिया जहां मुझे लगता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है और सेफ है। यहां पे क्या हुआ, मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। जहां मुझे लगा कि कोई कंपनी डाउन जाएगी, मैंने वहां से डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया। जहां मुझे लगा कि नहीं, मेरे को ये पैसा खर्च नहीं करना है, ये मेरे को खर्चा करना है किसी अच्छी, खर्चा तो नहीं बोलूंगा बट इन्वेस्टमेंट करना है किसी अच्छी कंपनी में, मैंने उठा के वो पैसा री इन्वेस्ट कर दिया। मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या बन गया, मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट बन गया, बिकॉज ऑब्वियसली मैं सही जगह पे पैसा लगा रहा हूं। सो ये एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज यू आर पुटिंग योर मनी वेयर इट वैल्यूज द मोस्ट। तुम वहां पैसा लगा रहे हो जहां तुम्हें मालूम है कि तुम्हें ग्रोथ मिलनी चाहिए, तुम वहां पैसा लगा रहे हो जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मैक्सिमम पैसे की ग्रोथ है। एंड दैट शोज कि यू बिलीव इन इन्वेस्टमेंट्स, यू बिलीव इन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज यू आर बिलीविंग इन ग्रोथ ऑफ द कंपनीज। कंपनी ग्रो होगी तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो होगी। भारत के अंदर हर वो इंसान वहां दौड़ना चालू करता है जहां पैसा है। जब पहले इंजीनियरिंग की बात आई तो इंजीनियरिंग के पीछे दौड़े, सीए की बात आई तो सीए के पीछे दौड़े। जहां पैसा दिखता है इंसान वहां दौड़ता ही है। ये ऑब्वियस नेचर है, ह्यूमन नेचर है यार, कि मेरी जेब से जीरो जाए बट मेरे को मैक्सिमम मिले पैसा, ये ह्यूमन नेचर होता है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, या कल्ट का फुल फॉर्म होता है कल्चर। जो कल्चर इक्विटी का आता जा रहा है हमारे भारत के अंदर, वो क्यों आता जा रहा है? बिकॉज लोग जितने एजुकेटेड होते जा रहे हैं, लोग जितने नॉलेजेबल होते जा रहे हैं, लोगों को जितना शेयर मार्केट के बारे में पता चलता जा रहा है, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दैट डूइंग अ जॉब और going for a job, it's not the only way of earning money. You can also earn money by investing your money. Your money can earn you money. तुम्हारा पैसा तुम्हें पैसा कमा के दे सकता है। And that is how in India this equity culture is growing. Equity culture का मतलब क्या? अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो और वहां से प्रॉफिटेबिलिटी कमाओ, वहां से पैसा कमाओ। So यहां पे भी वही बोला गया, encouraging people to invest in ownership securities by regulating new issue. भैया लोगों को एनकरेज करो, नई कंपनीज अगर, नई कंपनीज तो नहीं बोलूंगा, एग्जिस्टिंग कंपनीज अगर शेयर्स मार्केट में लेके आ रही हैं, उनके में पैसा लगाओ। न्यू इश्यूज में बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस करो, सीखो चीजें कैसे प्रैक्टिस की जाती है, ट्रेडिंग कैसे करा जाता है, सारा कुछ कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे मार्केट एनालिसिस किया जाता है, सीखो। एजुकेट करो पब्लिक को इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। शिबा इनू गाय, भगवान जाने किसको पता है किसको नहीं पता है, बट मतलब सीखो यार, कुछ करो, कुछ मार्केट में नया करो। ऐसी चीजें जब तक सीखोगे नहीं तब तक इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? एक टाइम पे शेयर मार्केट को भी ऐसे ही टैबू माना जाता था। टैबू का मतलब होता है डार्क कल्चर माना जाता था शेयर मार्केट को। यहां पैसा डूब सकता है, यहां पैसा मत लगाओ, मतलब एक बहुत ही ऑफ बीट कल्चर माना जाता था। जैसे आज के टाइम पे क्रिप्टो मार्केट को माना जाता है। आई एम नॉट सेइंग क्रिप्टो में पैसा लगाओ, मैं तो बस फैन हूं तो मैंने दिखा दिया। मैंने सोचा कि मेरे पे कौन सी टी शर्ट सूट करेगी, वैसे भी अपन फैंसी दिखते नहीं है, तो अपन ने सोचा शिबा इनू इज द वे। लाइक अब क्या ही बताओ, आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन, तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे लीगली तुम सट्टा बाजारी कर सकते हो। सट्टा बाजारी तो बहुत ही चीप टर्म हो गया, बट हाँ स्पेकुलेशन कर सकते हो, मतलब अंदाजे लगा के प्लस माइनस करके अपनी शेयर्स को बेच सकते हो। टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज, द स्टॉक एक्सचेंज परमिट हेल्दी स्पेकुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब यहां पे लीगली आप हेल्दी स्पेकुलेट कर सकते हो। ऑब्वियसली इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह अंदर की बातें निकलवा के नहीं कर सकते, बट हाँ आप गैसिंग वर्क कर सकते हो, आप अपना मार्केट एनालिसिस लगा सकते हो, आप चीजें खुद से सीख के चीजें कर सकते हो। एंड आप अगर चाहो तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बुक करके मार्केट में शेयर्स बेचकर अपना पैसा निकाल सकते हो। देखो यार, मैं चाहूं तो तुम्हें यहां पे जो लिखा हुआ है वो समझा दूं, बट मुझे मालूम है कि जब तक मैं तुम्हें लिंक बिठा के नहीं दिखाऊंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा काम है तुम्हें समझाना, सबसे पहले उस कॉन्टेक्स्ट में जहां तुम्हें हर एक चीज मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ जाए। तो समझो जरा बात को जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो हो गए तुम, नाउ यू आर द इन्वेस्टर, तो मैं तुम्हें यहां पे ले लेता हूं। फिर आ जाते हैं यू नीड टू हैव अ बैंक, एंड देन यू नीड टू हैव एन एजेंट, यानी मिडिलमैन जो तुम्हारा काम करवाएगा। देन तुम्हारा होना चाहिए डीमैट अकाउंट, जहां से सारे काम चलेंगे, पूरा का पूरा तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक होगा, और यहां पे तुम्हारी हो गई कंपनी जहां से सारा पैसा वगैरह आएगा। और मैंने अगर ये चारों पांचों चीजें जो पूरी यहां पे हाईलाइट की हैं तुम्हें समझा दी बैक टू बैक, तुम्हारे हाथ में ऐसा क्लियर हो जाएगा ना ये पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर वगैरह और ये ओपनिंग डीमैट अकाउंट वगैरह, कि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है तुम यहां से स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें वो टेक्निकलिटी चाहिए कि तुम बोर्ड एग्जाम्स में जाके याद ना कर रहे हो, भाई वो कौन सी स्टेप थी जो याद करनी थी, सुन लो मेरी बात ध्यान से। देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे पास सेविंग्स है, तुम्हें क्या करना है, उसे बैंक में, ऑब्वियसली तुम्हारी सेविंग्स जो होती है वो बैंक में डिपॉजिटेड होती है। अब ये जो तुम्हारी सेविंग्स बैंक में डिपॉजिटेड है, तुम्हें क्या करना है, इसको इन्वेस्ट करना है मार्केट में। ये तुम्हारा मेन टारगेट है। जो भी तुम्हारा पैसा है वो तुम्हारे बैंक में डला हुआ है, तुम्हारा बैंक अकाउंट है, बढ़िया शानदार बना हुआ है, तुम्हें उसको इन्वेस्ट करना है।
तुम्हें नहीं पता तुम किसके पास जाओ, तुम नहीं जानते कि तुम किसको कांटेक्ट करो, तुमने तो सीधे बैंक में ही, मतलब यही बैंक था मान लो पंजाब नेशनल बैंक, तुमने पंजाब नेशनल बैंक में ही जाके उसी को एजेंट बना लिया। तुमने पंजाब नेशनल बैंक में जो तुम्हारी सेविंग अकाउंट संभालता था उससे पूछा क्या अपने ही बैंक में कोई है जो ये शेयर मार्केट में डील वगैरह करता है, शेयर मार्केट में पैसा लगवाता है, तो वहां पे पंजाब नेशनल बैंक में उन्होंने अंदर ही बैठे हुए एक बंदा बढ़िया लंच कर रहा था, उसको फोन लगाया, वो बाहर आया, बोला मैं एजेंट हूं जो मैं आपका पैसा लगा सकता हूं। मतलब पंजाब नेशनल बैंक दो सर्विसेज दे रहा है, एक तुम्हारा पैसा सेव भी करवा सकता है, दूसरा तुम्हारा पैसा शेयर मार्केट में भी लगवा सकता है। मतलब जो एजेंट होता है यानी जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है तुम्हारा या तुम्हारे बिहाफ पे पैसा लगाता है, मतलब जो इंटरमीडियरी की तरह, जो इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, दैट एजेंट कैन बी अ बैंक, इट कैन बी अ पार्टनरशिप फर्म, इट कैन बी एन इंडिविजुअल, और ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकता है वो। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है हमारे इंडिया में, वो बैंक हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, या फिर उसके बाद अगर कोई कंपनी फॉर्मेशन है तो वो भी हो सकता है, एजेंट कोई भी हो सकता है। तुमने क्या किया, जिस बैंक में तुम्हारा पैसा जमा था तुमने उसी को एज एन एजेंट रख लिया, मतलब पंजाब नेशनल बैंक को। नाउ दैट पंजाब नेशनल बैंक बंदा जो उसके अंदर काम कर रहा है, ऑब्वियसली पंजाब नेशनल बैंक इज द इंटरमीडियरी। अब सबसे पहले वो काम क्या करेगा, जो एजेंट बैठा हुआ है बोलेगा सर आपको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा ताकि इसमें से पैसा डेबिट क्रेडिट हो पाए। मतलब जब भी आप शेयर्स में पैसा लगाओगे आपके खाते से पैसा निकल जाएगा, जब भी आप शेयर्स बेचोगे आपके खाते में पैसा जमा हो जाएगा, मतलब क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ रहा है? तो आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक किया, जो पंजाब नेशनल बैंक में आपका बैंक अकाउंट था वो लिंक कर दिया। नाउ जैसे आपके पैसे आने जाने के लिए आपका एक बैंक अकाउंट जरूरी है, वैसे ही शेयर्स को रखने और बेचने के लिए एक आपका डीमैट अकाउंट जरूरी है, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमटेरियलाइज्ड का अगर हिंदी अनुवाद करते हो तो उसका मतलब होता है ये मटेरियल नहीं है, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, इट एग्जिस्ट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब बोलोगे बाबा जी बैंक अकाउंट कौन सा होता है? बैंक में तिजोरियां तो होती है, तुम्हारे सेफ तो होते हैं जहां पे तुम अपना स्टोर कर सकते हो, ये सब फैसिलिटी तो बैंक देता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं दिखेगा, फिजिकल फॉर्म में कभी नहीं दिखेगा, ये होता है हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इसका कोई फिजिकल प्लेस नहीं है जहां जाके तुम पैसा जमा करते हो, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में, ऐसे यहां जाके तुम शेयर नहीं खरीदोगे, तुम इसके बैंक में जाके नहीं काम करोगे। तो ये जो होता है जहां शेयर्स होल्ड होते हैं वो आपका डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट होता है। तो मैं डीमैट अकाउंट यहां करके लिख देता हूं। तो तुम्हारे एजेंट ने क्या किया, तुम्हारा डीमैट अकाउंट खुलवाया। अब ये दो जगह खुल सकता है, NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड या फिर CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। जो तुम्हारा डीमैट अकाउंट खुलेगा, जो तुम्हारा एजेंट खोल के तुम्हें डीमैट अकाउंट देगा, वो डीमैट अकाउंट या तो NSDL में खुलेगा या तो CDSL में खुलेगा। अब वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि NSDL में खोल के देगा या CDSL में खोल के देगा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड में खुलेगा, नहीं तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड में तुम्हारा डीमैट अकाउंट खुलेगा। क्या तुम्हें खोलना पड़ेगा? देखो यहां पे वेदर यू विल बी ओपनिंग, नहीं, तुम्हारा काम होता है बस बैंक अकाउंट खोलना, बस। अगर तुम्हें डीमैट अकाउंट भी खोलना है तो किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा? एजेंट को, इंटरमीडियरी को, फिर वो तुम्हारा बैंक है जैसे इस केस में, तो वरना कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है जो कि ब्रोकर का काम कर रहा हो, है ना। यहां पे तुम्हारा बैंक ही तुम्हारा ब्रोकर है, एजेंट है जो तुम्हारा काम करके दे रहा है। नाउ जब कंपनी भी शेयर्स इशू करती है तो कंपनीज भी किसके थ्रू ही करती है? डीमैट अकाउंट के अंदर ही। मतलब कंपनीज के शेयर्स भी NSDL और CDSL में ही होते हैं। वहां से क्या होते हैं, कंपनी के खाते से निकल के तुम्हारे पर्सनलाइज्ड डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं। अब जब तुम बाय करोगे तो तुम्हारे डीमैट अकाउंट में प्लस हो जाएंगे, अगर तुम सेल करोगे तो तुम्हारे ही अकाउंट से माइनस हो जाएंगे उस डीमैट अकाउंट से। यहां पे तुम्हारे शेयर्स स्टोर करके रखे जाया करेंगे तुम्हारे डीमैट अकाउंट में, और जो इससे रिलेटेड पैसा हुआ करेगा वो तुम्हारे बैंक से ऑटोमेटिकली डेबिट या क्रेडिट होगा, जिस हिसाब से भी तुम अपने एजेंट को बोलोगे, जो कि इस केस में तुम्हारा बैंक है, कि भाई शेयर्स खरीद लो या शेयर्स बेच दो। मतलब सोच के देखो ना, पैसा तुम्हारा है बट यू नेवर कॉन्टेक्टेड डीमैट अकाउंट, यू नेवर कॉन्टेक्टेड कंपनी, यू ऑलवेज कॉन्टेक्टेड योर एजेंट। मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा कितने पास कनेक्टेड हो उन सब चीजों से, शेयर मार्केट से, अपने एजेंट के थ्रू। बस एजेंट सारे काम करके दे रहा है, यू डोंट हैव टू डू अ सिंगल टास्क। जो करेगा एजेंट करेगा, शेयर्स खरीदेगा एजेंट खरीदेगा, शेयर्स बेचेगा एजेंट बेचेगा, एजेंट ही तुम्हारा डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट भी बना के देगा। एंड मैं तुम्हें डीमटेरियलाइज्ड का मीनिंग भी बता चुका, फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक, तभी तो डीमटेरियलाइज्ड। मटेरियल मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस, डीमटेरियलाइज्ड मतलब नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस। और कंपनीज भी यहीं पे अपने शेयर्स होल्ड करती है। बस इतना ही मुझे तुम्हें बताना था। इसके बाद मेरे को लगता है कि मेरे को यहां पे तुम्हारे साथ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो यहां पे लिखा हुआ है, पहला हो गया सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर नहीं होगा भाई,
क्या होता है कभी कभार मेरे साथ, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर होगा और ये प्रोसीजर ऑफ है ना, मेरे साथ कभी कभार गलतियां हो जाती हैं, नींद में आ जाता हूं मैं बनाने में। तो सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर में, इन ऑर्डर टू ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट अ ब्रोकर इज सिलेक्टेड हु शुड बी द मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। नाउ ब्रोकर कैन बी, मैं तुम्हें बता चुका हूं कौन हो सकता है, बताओ जल्दी से। तुम्हारा बैंक जिसमें तुमने पैसा जमा करके रखा है वो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक में तुम अपना बैंक अकाउंट खोल लो, और तुम्हें अगर ट्रेड करना है तो तुम एक्सिस बैंक से भी ट्रेड कर सकते हो। अपना बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक का लिंक करके तुम एक्सिस बैंक से भी ट्रेड कर सकते हो। एक्सिस बैंक को भी तुम ब्रोकर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना बाबूजी पीएनबी में बैंक अकाउंट है तो क्या पीएनबी ही ब्रोकर बनेगा, नहीं। तुम एक्सिस को बना लो, आईसीआईसीआई को बना लो, एचडीएफसी को बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें अपना बैंक अकाउंट कोई भी लिंक करना पड़ेगा, वो तुम कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड आ जाता है ओपनिंग डीमैट अकाउंट। बता दिया मैंने, डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी। हाँ, जो मैं तुम्हें नहीं बताया वो बता देता हूं, ठीक है। ये जो डीमैट अकाउंट जहां खुलते हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल में, ये कहलाते हैं तुम्हारे डिपॉजिटरी अकाउंट, ठीक है। आई होप तुम्हें ये याद रहे, ठीक है। ये जो डीमैट अकाउंट जहां तुम्हारे खुलते हैं, व्हाट आर एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, ये तुम्हारे डिपॉजिटरी अकाउंट है। डिपॉजिटरी अकाउंट का मतलब जहां तुम्हारे शेयर्स डिपॉजिट होते हैं, इनको डिपॉजिटरी बोला जाता है। और इसमें जो पार्टिसिपेट कर सकता है, बताओ कौन कर सकता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अगर डीमैट अकाउंट में ये सारे शेयर्स आना जाना लाना ले जाना है, तो इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इस डिपॉजिटरी अकाउंट में? ये जो एनएसडीएल और सीडीएसएल में तुम्हारे अकाउंट खुले हैं, डीमैट अकाउंट, जिनको अपन डीमैट अकाउंट को रफ वर्क में बोलते हैं डिपॉजिटरी अकाउंट। डिपॉजिटरी अकाउंट जहां शेयर्स डिपॉजिट हो सकते हैं, वहां से बाय और सेल हो सकते हैं। इसको कौन ओपन करके देता है? एजेंट। तो तुम्हारा एजेंट जो होता है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहलाता है। प्लीज इस चीज को याद रखना, योर एजेंट इज योर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। तुम पार्टिसिपेट नहीं करते हो, तुम्हारे बिहाफ पे एजेंट जो है वो डीमैट अकाउंट जो तुम्हारा खुला है डिपॉजिटरी अकाउंट के अंदर, एनएसडीएल सीडीएसएल के अंदर, उसमें से तुम्हारा एजेंट बाय और सेल कर सकता है, तो तुम्हारा एजेंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहलाएगा। अगर वो बैंक है तो बैंक तुम्हारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, अगर वो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल तुम्हारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप तुम्हारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। आई होप तुम्हें ये चीजें समझ में आ रही होंगी। फाइनली तुमने क्या किया, सबसे पहले अपना ब्रोकर सेलेक्ट किया। तुम्हारा ब्रोकर सेलेक्ट हुआ तो तुमने डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन कर लिया। मतलब डिपॉजिटरी अकाउंट कौन सा कहलाता है? डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया। मैं एक बार लास्ट बार तुम्हें लिख के दिखा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम एक लास्ट बार मेरे से देखो। सो यहां पे पेन सेलेक्ट किया कि नहीं भाई ने तुम्हारे? हाँ, बढ़िया। तो देखो, ये तुम थे, ये तुम्हारा बैंक अकाउंट था। बैंक अकाउंट काय में था तुम्हारा? पंजाब नेशनल बैंक में। तुम परेशान नहीं होना चाहते थे, तुमने कहा मेरे को परेशान नहीं होना, मैं तो जो मेरा बैंक है उसी को मैं बना लूंगा मेरा एजेंट। तो तुमने क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक को ही अपना एजेंट बना लिया। एजेंट का मतलब होता है तुमने उसे अपना ब्रोकर बना लिया। अब वो तुम्हारा ब्रोकर बन चुका है। अब तुम्हें क्या करना पड़ा इसके बाद, बताओ जरा, जल्दी बताओ। मेरे साथ अगर तुम बोल रहे हो तो भाई मेरे साथ पार्टिसिपेट भी करो, वरना मजा नहीं आएगा। हाँ, ठीक है। भगवान जाने तुम मेरे से थोड़ा सा कनेक्ट हो भी पा रहे हो या नहीं, या मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। तो तुम हो, तुम्हारा बैंक अकाउंट है, तुमने पंजाब नेशनल बैंक को अपना ब्रोकर बना लिया, एंड तुम्हें फिर यहां पे डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन करना है। तुमने डिपॉजिटरी अकाउंट ओपन किया, मतलब तुमने डीमैट अकाउंट ओपन किया। वो तुम्हारा डीमैट अकाउंट, डिपॉजिटरी अकाउंट तुम्हारा कहां खुला? एनएसडीएल में खुला या फिर सीडीएसएल में खुला, ठीक है। जो डिपॉजिटरी अकाउंट होता है वो यहीं पे ओपन होता है। एंड फाइनली एक कंपनी है जहां से तुम शेयर्स, मतलब जहां से शेयर्स यहां पे आते हैं, फिर यहां से तुम्हारे डीमैट अकाउंट में पहुंचते हैं। तो ये तुम्हारा डीपी हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो गया। मैंने क्यों लिखा ये दोबारा से, ताकि मेरे को तुम्हें एक बार रिवाइज कराने में आसानी हो जब मैं ये समझा रहा हूं कि प्लेसिंग द ऑर्डर। तुमने कर ली दो शुरुआत की स्टेप्स, तुम्हारे पास डिपॉजिटरी अकाउंट भी है, अब तुम ऑर्डर प्लेस करोगे। आफ्टर सिलेक्टिंग अ ब्रोकर, द इन्वेस्टर स्पेसिफाइज द टाइप एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज दे वांट टू बाय और सेल। अब ये तुम किसको बताने वाले हो? ये तुम बताने वाले हो अपने एजेंट को, ठीक है। ये तुम अपने एजेंट को बता रहे हो, जो पीएनबी में तुम्हारा एजेंट बैठा हुआ है, कि भैया मेरे बैंक अकाउंट से पैसा काट लेना, मेरे को इतने शेयर्स चाहिए, मान लेते 50 शेयर चाहिए, और ये जो 50 शेयर्स चाहिए मेरे को, ये 100 रुपए के भाव से चाहिए, मेरे को 100 रुपए से खरीदना है। अभी मार्केट में हो सकता है ज्यादा पैसा चल रहा हो, जैसे ही 100 पे आएगा तुम्हारा एजेंट जो है तुम्हारे खाते से पैसा डेबिट करेगा, माइनस करेगा, और जो ये 50 शेयर से ये खरीद के कहां डाल देगा? तुम्हारे डीमैट अकाउंट में डाल देगा। यहां पे तुम्हारा पैसा कट के शेयर्स वहां पे आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ूं। अब इधर पे इन्होंने नेक्स्ट बोला, जो अपन को देखना है। प्लेस कर दिया ऑर्डर।
मैच द शेयर्स एंड द बेस्ट प्राइस। वहां पे वही शेयर्स और बेस्ट प्राइस मैच किया जाएगा, ऑनलाइन जाएगा, वो देखेगा बेस्ट प्राइस क्या है और उसके हिसाब से आपको शेयर्स खरीद के दे देगा। वही खरीदेगा ना तुम्हारे लिए, मतलब एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर करेगा। द ब्रोकर विल बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्वेस्टर। जैसा तुमने बोला है, जिस प्राइस पे तुमने बोला है, ब्रोकर उसी प्राइस पे करेगा। ब्रोकर के पास बिल्कुल हक नहीं होते, सेबी छीन के बैठा हुआ है कि भैया हमने जो बोला है हम इस प्राइस पे करके देंगे। नहीं, ब्रोकर सिर्फ वहां पे एज अ मीडिएटर काम करने के लिए है। तो जो तुमने बोला है एज एन इन्वेस्टर वही वो करके देगा। माफी चाहूंगा, तो जो तुमने बोला है वही करके देगा, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, फिर वो एक प्रिंटेड फॉर्म में बनाएगा जिसमें पूरा लिखा होगा कि किस तरह से डील हुआ था। द ब्रोकर इशूज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, इट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बॉट एंड सोल्ड एंड ऑल द डिटेल्स। क्योंकि ये चीज सेबी रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है और उस चीज को मैंडेटरी बनाता है कि कॉन्ट्रैक्ट नोट होना चाहिए, जहां पे ब्रोकर लिखेगा कि भैया ऐसे ऐसे प्राइस पे इतने शेयर्स खरीदे या बेचे गए, रिटन फॉर्म में होना जरूरी है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाना जरूरी होता है। और आगे भी इसमें दिया हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूं, एक मिनट। हाँ, क्या बोला है? इट ऑल्सो कंटेन्स यूनिक ऑर्डर कोड असाइंड टू ईच ट्रांजेक्शन। मतलब इसके अंदर क्या होगा, जो एक यूनिक ऑर्डर कोड होता है जो ईच ट्रांजैक्शन को असाइन किया जाता है, वो भी इसके अंदर मेंशन होगा, बिकॉज इट मेक्स इट इजी टू आइडेंटिफाई कि वो ट्रांजैक्शन रियल टाइम में हुआ भी है या नहीं, लीगली हुआ है भी नहीं, मतलब हुआ भी है या नहीं। फाइनली आ जाते हैं, तुम्हारे पास शेयर्स डिलीवर हो जाएंगे, तुम्हें पेमेंट करना होगा, मतलब वो पूरा वहीं के वहीं हो जाता है, इतना कोई लेंदी प्रोसेस नहीं होता है। इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड, जो उसको डिलीवर करना होते हैं, एंड पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट। तो भैया जो भी शेयर्स बेचे गए हैं उसके लिए पैसा मिलता है या फिर आपको पैसा देना पड़ता है अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो। डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट, वही मैंने बोला, ये बहुत जल्दी होता है, ऐसा नहीं होता कि इसके लिए काफी सारा टाइम लग रहा है। सो डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक द पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द एक्सचेंज। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है, अगर मैं तुम्हें हिंदी अनुवाद करके बताऊं, या तो इमीडिएटली कर लोगे या बिफोर द डे व्हेन ब्रोकर शैल मेक द पेमेंट और डिलीवर द शेयर्स। मतलब या तो पेमेंट किया जाएगा या तुम्हें शेयर्स डिलीवर किए जाएंगे। मेक द पेमेंट का मतलब क्या हुआ, शेयर्स बेच के जो पैसा आएगा तुम्हारे पास वो भी ब्रोकर देगा, या फिर शेयर्स तुम्हारे खाते में भी कौन डालेगा, ब्रोकर ही डालेगा। उसके बारे में बोला गया है, ये कहा जाता है पे इन डे, इसको ये नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे सेटलमेंट साइकिल क्या होता है, ट्रांजैक्शन प्लस 2 days ट्रांजैक्शन होता है, या फिर उसके साथ 2 दिन और लिखते हैं, या ऑन दिस डे स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर्स और मेक पेमेंट। इन दिनों में क्या करा जाएगा, या तो वो तुम्हें शेयर्स दे देंगे या पेमेंट करेंगे। पेमेंट का मतलब तुम्हारे लिए पेमेंट नहीं है, याद रखना, मैंने यहां पे भी यही समझाया तुम्हें। सुनो, मैं एक बार फिर से समझाता हूं, वरना तुम बोलोगे यार बाबा जी आपने हड़बड़ी में नहीं समझाया, इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार आराम से सुनो। डन इमीडिएटली, या तो ये सारी चीजें तुरंत हो जाएंगी। अगर तुमने शेयर बेचे हैं तो तुरंत तुम्हारे शेयर बिक जाएंगे एंड तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, या फिर अगर शेयर्स तुमने खरीदे हैं तो तुम्हारे डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। यहां पे यही बोला है, अगर इमीडिएटली नहीं होता है तो क्या होगा, और बिफोर द डे व्हेन ब्रोकर शैल मेक द पेमेंट, या उससे जस्ट एक आध दिन पहले, मतलब कुछ 24 to 48 आवर्स के अंदर हो जाएगा, या तो तुम्हारे खाते में पैसा आ जाएगा या तुम्हें शेयर्स मिल जाएंगे। ये पे इन डे कहा जाता है, एक दिन के अंदर अंदर हो जाती है चीजें। सेटलमेंट साइकिल में क्या बोला गया, T+2 डे होता है, यानी ट्रांजेक्शन डे, या उसके साथ साथ 2 दिन और लग सकते हैं ट्रांजेक्शन सेटल होने में। ऑन दिस डे स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर, इन दिन के अंदर, इसी दिन के अंदर क्या होगा, या तो तुम्हें तुम्हारे शेयर्स दे दिए जाएंगे अगर तुमने शेयर्स खरीदे होंगे तो, या फिर अगर बेचे होंगे तो तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। फाइनली डिपॉजिटरी सर्विसेज आती है, मैं बता ही चुका हूं डिपॉजिटरी किसको कहते हैं, मैंने ये समझा दिया, मेरे को लगता नहीं है कि तुम्हें समझाने की जरूरत है। जो NSDL और CDSL होते हैं, ये डिपॉजिटरीज होती है जहां पे शेयर्स को होल्ड किया जाता है, और इनके अंदर जो खाता खोला जाता है वो डीमैट अकाउंट कहलाता है, मैं पहले बता चुका हूं। सो NSDL और CDSL यहां पे इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योरिटीज होल्ड करके रखी जाती हैं, इन्हीं को नाम दिया जाता है डिपॉजिटरी। इसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, जो जनरली तुम्हारा ब्रोकर होता है, कोई और नहीं हो सकता। ठीक है, और बाकी तो ठीक है, इसके अंदर मैं सब वैसे भी बता चुका हूं। फाइनली सर्विसेज आखिर डिपॉजिटरी क्या देता है, एक तो डीमटेरियलाइजेशन कर देता है, जो भी पहले क्या होता था, सर्टिफिकेट जैसा मिलता था, पेज फॉर्म में मिलता था, पेपर फॉर्म में मिलता था, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना, अगर किसी के पास अभी भी पड़े हुए हैं तो। देन रीमटेरियलाइजेशन इज रिवर्स ऑफ डीमैट गेटिंग फिजिकल सर्टिफिकेट्स। कई बार अगर ये किसी को कराना हो, ये भी फैसिलिटीज के अंदर अवेलेबल है, ये थोड़ा सा यूनिक है, मेरे को मिला तो मैंने कहा लिख देता हूं इसको। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, चेंज ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, जो सिक्योरिटीज है, ओनरशिप है, उसमें जो ट्रांसफर होता है
देन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, चेंज ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, मतलब वही ओनरशिप जो चेंज होती है, जो सिक्योरिटीज वगैरह का पूरा काम होता है वो अपना डिपॉजिटरी का ही होता है। मैं तुम्हें बताया था बाय और सेल पूरा डिपॉजिटरी से किया जाता है। डीमैट अकाउंट मैं समझा चुका हूं, बट नोट्स के तौर पे तुम्हारे पास होना चाहिए, इसलिए यहां पे है। बट डीमैट अकाउंट इज डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट, वहां तुम जा नहीं सकते फिजिकल फॉर्म में, सारी चीजें मटेरियलाइज्ड नहीं होके डीमटेरियलाइज्ड है, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। फाइनली आ जाते हैं सेबी पे, ज्यादा नहीं है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट समझाऊंगा। सेबी जो था ऑब्वियसली एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 12 अप्रैल 1988 को एज एन इंटरमीडियरी। ये तो इंटरमीडियरी की तरह था, या इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, जो भी तुम बोलना चाहते हो, या इंटरमीडियरी बोलो या इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मतलब वॉचडॉग की तरह रखा गया था। कोई ऐसा लीगल स्टेटस नहीं था, बस ये था कि आपको ध्यान रखना है कि चीजें कैसे हो रही हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते थे बेचारे ये। टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इसको पहले ये रखा गया था कि देखते रहो और हेल्दी मार्केट बने। लेकिन आप भी जानते हो भारत के अंदर वहां एक्सप्लॉइटेशन चालू हो जाता है जहां कोई लीगल फॉर्मेट नहीं है। एग्जैक्टली सेबी के साथ भी शुरुआत में ये हुआ, और बढ़िया स्कैम 1992 होने के बाद, इतनी कंट्रोवर्सी में आने के बाद, एसबीआई की धज्जियां उड़ने के बाद स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला 30 जनवरी 1992 को। एन ऑर्डिनेंस विच वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नोन एज द सेबी एक्ट 1992 के तहत उसको रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन न्यू एंड सेकंड हैंड सिक्योरिटीज, और इसका पूरा काम है इन्वेस्टर्स का, चाहे न्यू सिक्योरिटीज में पैसा लगाओ चाहे सेकंड हैंड सिक्योरिटीज में पैसा लगाओ, आपका पैसा सेफ रहेगा। एंड इसलिए आज के टाइम में 1992 से लेके 2022, 23, 24 तक यू आर सेफ। अब तुम है ना मेरे साथ, चाहे तो कंट्रोवर्सी कर सकते हो या कॉन्ट्रडिक्शन दे सकते हो कि मैं बहुत कम बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, बट खुदा कसम मेरे एक्सपीरियंस को मानो नहीं आएगा इससे ज्यादा। तो इतना ही पढ़ना, फालतू में टाइम वेस्ट मत करना, ज्यादा टाइम हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देना। भाई तुम्हारा बहुत ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा है और तुम्हारा टाइम बचाना ही अभी सब कुछ है, तो लेट्स गो। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में बोला गया स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करो, ये वाला शब्द लिख देना फुल मार्क्स से, ठीक है। रेगुलेट करना है स्टॉक एक्सचेंज को एंड द सिक्योरिटीज मार्केट टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। ऐसे रेगुलेट करो जिससे स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटी मार्केट जो है वो ऑर्डरली फंक्शन करता रहे। पहला उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ये हो गया। दूसरा, टू प्रमोट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। जितने भी पब्लिक लोग हैं, जितने भी लोग पैसा लगा रहे हैं, जितने भी सेवर्स हैं जो सेव करते हैं पैसा, ना आम जनता की बात कर रहा हूं, उनके अधिकार और उनके इंटरेस्ट जो है, जो भी उनके फेवर में चीजें होती हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। टू प्रिवेंट कर, देखो कितनी शानदार चीज है, रेगुलेट करो, प्रमोट करो, प्रिवेंट करो। आरपीपी, जीटीए खेलते हो, आरपीपी, रेगुलेट करना, प्रमोट करना, प्रिवेंट करना। माल प्रैक्टिसेस इन ट्रेड सच एज इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। अंदर की इंफॉर्मेशन निकाल के खेल लो मार्केट में, बेटा बहुत लंबी जेल जाओगे। तुमने देखा है कि कैसे स्कैम्स में कैसी हालत होती है। खत्म करो कहानी यार, फिर आगे बढ़ते हैं। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, वाह, आरपीपीआर, ठीक है, समझ गए ना तुम। तो रेगुलेट करना है एंड डेवलप करना है कोड ऑफ कंडक्ट को एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर, मर्चेंट्स, बैंकर्स एटसेट्रा। मतलब इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। एक में ब्रोकर को टारगेट किया है, एक में इनसाइडर ट्रेडिंग को टारगेट किया है, एक में इन्वेस्टर्स हो गए, और इसमें एक स्टॉक एक्सचेंज को प्रीमियम तरीके से बोला है। दैट मींस ये ऑब्जेक्टिव्स फुल फ्लेजेड है। अगर तुमने ये भी याद कर लिए, एक मार्क नहीं कटेगा तुम्हारा, प्लस तुम्हें ज्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। फाइनली फंक्शंस की बात कर लूं मैं तुमसे। फंक्शंस में बोला गया पहला रेगुलेटरी में क्या हुआ, रेगुलेट करो। ऑल्दो तुम पहले पढ़ के आ रहे हो तो मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत है। सेबी हैज फ्रेम्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट, ये दो चीजें याद रखो। टू रेगुलेट इंटरमीडियरीज, किसको रेगुलेट करना है, इंटरमीडियरीज। सेबी का सबसे बड़ा सरदर्द इंटरमीडियरीज, उनको कोड ऑफ कंडक्ट दो, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस दो और रेगुलेट कर लो, बस इतना याद रखो। बस जो फंक्शंस है इसके अंदर ज्यादा नहीं जाना, पालतू में डिटेल में मत चले जाना। 6 पॉइंट याद, कोई नहीं पूछ रहा 40 मार्क के पेपर में, मत किया करो ये चीजें। फिर बोलते हो कि भैया कुछ बताते नहीं हो आप, बता रहा हूं तो मानते नहीं हो आप। फिर आगे बोला गया डेवलपमेंटल फंक्शंस, दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सेबी टू प्रमोट एंड डेवलप एक्टिविटीज। प्रमोट करो, ऐसे फंक्शंस किए जाते हैं सेबी के द्वारा ताकि प्रमोट हो, डेवलप हो एक्टिविटीज इन द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, लोग अवेयर हो, लोगों को एजुकेट करो, दैट इज डेवलपमेंटल फंक्शन। एंड फाइनली प्रोटेक्टिव फंक्शन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, सेफगार्डिंग द राइट ऑफ द इन्वेस्टर्स। जितने भी लोग इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं, functions are performed by SEBI to protect the interest of investors and provide safety of investment. Protective काय के लिए, investor के लिए।
डेवलप किसको करो? एजुकेट करो, ब्रोकर्स को करो एजुकेट करो, इन्वेस्टर्स को, सबको एजुकेट करो, ताकि शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज हो। गला किसका पकड़ो? इंटरमीडियरीज का, क्योंकि ये लोग अगर भागे, मतलब रेगुलेट करना मतलब गला पकड़ना, जे भागे इनने गलत किया तो सत्यानाश किसका होगा? देश का होगा। तो चलो मेरे भाइयों, मैंने ये पूरा चैप्टर वैसे करवा दिया है। आई होप तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा होगा। कुछ अगर सजेशन हो, फीडबैक हो तो मुझे कमेंट में जरूर देना। भाई तुम्हारा बैठा हुआ है, एंड आगे आने वाली वर्कशॉप के लिए इंतजार करना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।